श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का सच, दुबई का कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ। 24 फरवरी 2018 को दुबई से भारत में ऐसी खबर आती है जिस पर यकीन करना किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लोग इस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद ये खबर सच में कंफर्म हो जाती है कि ये खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरे में नहाते वक्त टब में डूबने की वजह से बताया गया। क्या सच में आप लोगों को लगता है कि श्रीदेवी की मौत टब में डूबने की वजह से हुई होगी? दुबई पुलिस की नजर में मौत की वजह तो यही थी, मगर जब आप श्रीदेवी की मौत के 4 दिन पहले के घटनाक्रम को और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सब में नजर डालेंगे तो आपको यकीनन आपको इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फीट 7 इंच की महिला की मौत 5 फीट 1 इंच की टब में डूबने की वजह से हुई हो। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की सच्चाई क्या है और श्रीदेवी की मौत से पहले उस कमरे में क्या कुछ हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस के पूछताछ बोनी कपूर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही मैं आपको अनसुलझी सवालों से भी रूबरू कराएंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती है। गाइज 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी की पूरा नाम श्री यामा अंगर अयपम था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम श्रीदेवी कर लिया। यहाँ पर मैं श्रीदेवी के पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात न करते हुए सीधा मैं उनकी रहस्यमयी मौत के केस स्टडी पे आता हूँ। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड की मशहूर फैमिली कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मरवा की शादी दुबई में होनी थी। यहाँ बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने के रिश्तेदार थे और जिनसे मोहित की शादी होने वाली थी वो देश के अमीर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी में आने के लिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े स्टार के यहाँ आमंत्रण कार्ड भेजा गया था और कई बड़ी हस्ती शादी में शामिल होने वाले थे। अब शादी का दिन करीब आ रहा था तो मेहमानों को दुबई जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसी बीच 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के साथ और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। हालांकि इनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस वक्त जानवी फिल्म धड़क के शूटिंग में व्यस्त थी। श्रीदेवी अपने हस्बैंड और अपनी छोटी बेटी के साथ दुबई चली आती है। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करते हुए बताती है कि हम दुबई पहुंच गए हैं। 20 फरवरी से शादी की फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी फंक्शन की पहली तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करते हैं जिसमें सभी नजर आ रहे थे। इसमें श्रीदेवी भी मौजूद थी और वो काफी ज्यादा खुश थी। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हैं जिस फोटो के अंदर श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो मोहित मरवा की पत्नी अंतरा मोटीवाला का स्वागत कर रही थी। फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ बोनी कपूर और खुशी नजर आ रही थी। इस शादी के अंदर श्रीदेवी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और साथ ही वहाँ जमकर ठुमके भी लगाती है। 21 फरवरी को शादी का सारा फंक्शन खत्म हो जाता है। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी खुशी को लेकर भारत वापस चले आते हैं क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। मगर इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस भारत नहीं आती है और उनके न आने का 2 कारण बताए जाते हैं। एक दावा ये किया गया कि श्रीदेवी की बहन दुबई में ही रहती है और वह उनसे मिलना चाहती थी, इसीलिए वह दुबई में ही रुक गई। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि श्रीदेवी की न आने की वजह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी क्योंकि जानवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से वह इस फंक्शन में नहीं आ पाई थी। इसीलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा टावर्स में ही रुक जाती है। उन्हें 2201 नंबर का कमरा मिलती है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं जिसे लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसके बाद बोनी कपूर 23 फरवरी 2018 को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर से फोन पे बात करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसके बाद इन दोनों के बीच इधर उधर की बातें होती है। थोड़ी देर के बाद बोनी कपूर फोन को रख देते हैं जबकि श्रीदेवी फोन पे कहती है कि मैं बोनी कपूर को मिस कर रही हूँ। इसलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज करने के लिए डिसाइड करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी के शाम के वक्त दुबई के लिए निकल जाते हैं। 24 फरवरी यानी कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम के मुताबिक 24 फरवरी 2018 के घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर के दिए गए बयान के मुताबिक
लगभग 6:20 के आसपास बोनी कपूर होटल में पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पे नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे के अंदर मौजूद थी। वहां जब गेट को अनलॉक करती है तो सामने बोनी कपूर को देखकर पूरी तरह सरप्राइज रह जाती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर कुछ वक्त बात करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी को डिनर पे चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। बयान के मुताबिक श्रीदेवी भी इस डिनर के लिए मान जाती है। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर दोनों साथ में करीबन आधे घंटे तक बातें करते हैं। इसके बाद श्रीदेवी कहती है कि मैं डिनर पे जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हूँ। श्रीदेवी करीब 7 बजे बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था। अब देखते ही देखते 20 मिनट निकल जाते हैं। बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अभी तक नहाकर बाथरूम से बाहर नहीं आई, जिस पर वो आवाज भी लगाते हैं कि हम लेट हो रहे हैं, तुम जल्दी करो। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। तब बोनी कपूर उठकर बाथरूम के पास जाते हैं और वहाँ खड़ा होकर आवाज लगाते हैं, मगर तब भी उधर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर बोनी कपूर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ जल्दी से बाथरूम के अंदर जाते हैं और वहाँ बाथ टब को देखकर काफी ज्यादा शौक में रह जाते हैं, जो पूरी तरह पानी से भरा पड़ा था और उसके अंदर श्रीदेवी पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को उठाते हैं और वहीं बाथरूम के फर्श पे लिटा देते हैं। वहाँ लगातार श्रीदेवी को कई बार आवाजें लगाते हैं, मगर फिर भी श्रीदेवी के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त के पास कॉल लगाते हैं। उस समय उसका दोस्त दुबई में ही जुमेरा होटल के पास ही ठहरा हुआ था। वहाँ तुरंत श्रीदेवी के कमरे में आता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल किया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही बताता है कि श्रीदेवी की सांसें थम गई है। फिर भी श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर भी डॉक्टर देखते ही बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई की स्थानीय समय के अनुसार रात के करीबन 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत के बारे में जानकारी दी जाती है। तुरंत पुलिस भी यहाँ पर चली आती है और जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाती है। दुबई पुलिस के जांच के दौरान क्या क्या खुलासा होता है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी को बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर होटल जुमेरा एमरेस्ट टावर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावा के मुताबिक 24 फरवरी 2018 को शाम के वक्त श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया, साथ ही एक गिलास पानी पीने को लाने के लिए कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरे के पास गया और वहाँ डोरबेल बजाने लगा। काफी डोरबेल बजाने के बाद भी श्रीदेवी का कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी, जिसके बाद बहुत सारे लोग कमरे के बाहर आ गए। फिर से डोरबेल बजाया गया, मगर फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तब मैनेजर ने डिसाइड किया कि इसे मास्टर की से इस दरवाजे को खोला जाए। दरवाजा खोलने के बाद ये लोग अंदर गए तो वहाँ पर श्रीदेवी मौजूद नहीं थी। इधर उधर देखने पर मालूम पड़ा कि दूसरे कमरे का अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम की फर्श पे पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को यहाँ पर बुलाया गया। स्टाफ के बयान के मुताबिक उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसीलिए उन्हें बिना समय गंवाए अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने शुरुआती जाँच के दौरान बताया कि श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, यानी कि वह मर गई है। इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि बोनी कपूर की बयान और स्टाफ के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बावजूद हैरानी कर देने वाली बात यह है कि दुबई पुलिस होटल के स्टाफ को अपने जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई के स्थानीय न्यूज़पेपर में होटल स्टाफ के बयान को छापा गया तब भी दुबई पुलिस की तरफ से इस बयान का कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया, जबकि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के मुताबिक मामला दर्ज करते हुए जाँच के आगे बढ़ाई। अब 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस श्रीदेवी के डेथ बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये खबर इधर भारत में पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान से श्रीदेवी को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात को पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो चुकी है। साथ ही उसने बताया कि उनकी मौत अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है, यानी कि हार्ट अटैक से। श्रीदेवी के मौत के बाद दुबई पुलिस ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया। अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जाँच कर रही थी।
खलीज टाइम्स के मुताबिक जांच की पहली शुरुआत बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि बोनी कपूर से लगातार 2 से 3-4 घंटों तक पूछताछ किया गया, जबकि दुबई के दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से कोई पूछताछ नहीं किया गया है, सिर्फ उनके बयान को दर्ज किया गया। कुल मिलाकर बोनी कपूर की पूछताछ करने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया और श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाने की प्रक्रिया को जारी किया गया। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसीलिए दुबई पुलिस तेजी से और पूरी सावधानी से इस मामले को जांच कर रही थी। 25 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाली थी। दुबई पुलिस के फोरेंसिक जांच में ये खुलासा किया गया कि श्रीदेवी के शरीर पे शराब का अंश पाया गया। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हो गई कि श्रीदेवी की मौत के वक्त वहां शराब के नशे में थी और नशे के हालत में ही वहां बाथरूम में नहाने गई, जहां पर उनका बैलेंस बिगड़ गया और बाथरूम के ही बाथटब में मुंह के बल गिर गई, जिसे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी मौत उसी बाथटब में डूबने की वजह से हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान यह भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत सारा पानी भर गया था। ये रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पोस्टमार्टम और कई जांच होने के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी की डेथ बॉडी को रिलीज नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ जांच करनी और भी बाकी थे और कागजी कार्रवाई करने में देरी हो रही थी। अगले कुछ दिनों की जांच में यह तलाशने की कोशिश की गई कहीं श्रीदेवी की मौत जहर देने की वजह से तो नहीं हुई है, लेकिन जांच के दौरान कोई भी जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नजर में श्रीदेवी की मौत का कारण स्पष्ट हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़ी केस को बंद कर दिया और अब लाश को भारत भेजने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई। भले ही यह मामला काफी हाई प्रोफाइल था, मगर दुबई में कागजाती कार्रवाई में काफी समय लग रहा था। इधर बोनी कपूर भी जल्द से जल्द श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि बोनी कपूर और अनिल अंबानी की कोशिशें नाकाम हो गई तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से कांटेक्ट किया और बोले कि अपनी पहुंच और पहचान से अब जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई को पूरी करवा दे ताकि श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाया जा सके, क्योंकि शाहरुख खान की पहचान दुबई में बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए प्रक्रिया होने में थोड़ी रफ्तार तो पकड़ी, मगर परिवार के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं थे और जिस रफ्तार से कागजी कार्रवाई पूरी हो रही थी उसके मुताबिक श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाने में करीबन 1 हफ्ते लग सकते थे। अब पूरा कपूर खानदान काफी ज्यादा परेशान थे। अब इसी बीच यूएई में रह रहे अशरफ थमरसई से इनकी मुलाकात हुई, मगर आपने भी इस शख्स के बारे में कभी नहीं सुना होगा, मगर ये शख्स मुसीबत के मारे लोगों वाले के लिए मसीहा से कम नहीं है। यूएई में जिनका सहारा कोई नहीं होता उनका सहारा अशरफ थमरसई ही बनते हैं। दरअसल अशरफ केरल के रहने वाले हैं। ये बरसों पहले ट्रक ड्राइवर के तौर पे यूएई गए थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि यूएई में जब कोई विदेशी मजदूर मरता है तो उसके डेथ बॉडी को उसके देश भेजने में काफी समय लगता है। ऐसे में अशरफ लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये यूएई में बेसहारों के लिए सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ 5670 डेथ बॉडी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे देशों में भेज चुके थे। इनमें से 4000 लोगों की डेथ बॉडी तो सिर्फ भारत में ही आए थे। अब अशरफ अब तक इतने सारे डेथ बॉडी को अलग अलग देशों में भेज चुका था तो इसे मालूम पड़ चुका था कि एक डेथ बॉडी को भेजने में कौन कौन सी कागजात की जरूरत पड़ती है और क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। इन्हें सब मालूम था और इन कामों को कैसे जल्द से जल्द कराया जाए इनका भी आइडिया अशरफ के पास था। अशरफ की पहचान भी दुबई की सरकारी ऑफिस में काफी अच्छी तरीके से हो चुकी थी, इसीलिए श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत भेजने का जिम्मेदारी अशरफ ने खुद लिया और अपने पहचान और कोशिशों के दम पे कुछ ही घंटों में सारे कागजात की प्रोसेसिंग कंप्लीट करवा ली और आखिरकार 27 फरवरी को श्रीदेवी की डेथ बॉडी को भारत लाने का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। दुबई से श्रीदेवी की डेथ बॉडी को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया। यहाँ 28 फरवरी 2018 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी की अंतिम संस्कार को किया गया। भले ही श्रीदेवी की अंतिम संस्कार हो गई, मगर सवालों और कयासों का दौर यहाँ नहीं थमा, बल्कि बीतते समय के अनुसार कई सारे सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना ही बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने उन सवालों में कोई दिलचस्पी दिखाई। इसी वजह से अनुमान लगाया गया कि श्रीदेवी की मौत बहुत ही चालाकी के साथ की गई। तो चलिए मैं आपको उन सवालों से रूबरू कराता हूँ जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाता है और हत्या की थ्योरी को बल देता है। सबसे पहला सवाल यह है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी कि 24 फरवरी को लेकर मीडिया के सामने 2 थ्योरी आई। एक थ्योरी ये थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरा बोनी कपूर ने देखा।
जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि होटल के स्टाफ ने श्रीदेवी को बाथटब के बाहर फर्श पे बेहोशी की हालत में देखा और वहीं लोग होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। और ऐसे में सवाल ये है कि इनमें से किनका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों थ्योरी को गहराई से जांच किया जाता तो सच्चाई हम लोगों के सामने होती, जो सच्चाई सभी की नजरों से आज तक ओझल है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है कि बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने श्रीदेवी को बाहर निकालकर पहले अपने दोस्त के पास कॉल किए। यहाँ पर आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इस हालत में लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास कॉल करते हैं, मगर बोनी कपूर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त के पास कॉल किए। दोस्त के पास कॉल करने और दोस्त को होटल तक पहुंचने में काफी समय लग गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों थे और उन्होंने जल्द से जल्द श्रीदेवी को होटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस के पास कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने होटल के स्टाफ या फिर होटल के इमरजेंसी के पास कांटेक्ट क्यों नहीं किए? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही श्रीदेवी ने उमाम में अपना 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस में शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत नेचुरली होती है तो इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से उनके आश्रितों को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त ये थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। ये शर्त थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी बड़े पैमाने पे इंश्योरेंस कंपनी वाले सुर्खियां बटोरी और बड़े पैमाने पे लोगों ने दावा किया कि शायद हो ना हो इंश्योरेंस कंपनी की रकम पाने के लिए ही श्रीदेवी का कत्ल किया गया। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। फिर भी इंश्योरेंस वाली थ्योरी और इंश्योरेंस के दुबई वाले शर्त को ऐसे ही अनसुना नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात यह है कि इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब बोनी कपूर की तरफ से नहीं आया और न ही दुबई पुलिस ने इस पे जांच करने की सहमत उठाई। इस पूरे मौत में श्रीदेवी का जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वहीं सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई, लेकिन बाद में मीडिया में कुछ खुलासा हुआ। कहा जाता है कि जिस होटल में श्रीदेवी की बाथटब में डूबने से मृत्यु हुई उस होटल की बाथटब की लंबाई 5 फीट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फीट 7 इंच थी। ऐसा क्या संभव है 5 फीट 7 इंच की व्यक्ति किसी 5 फीट 1 इंच की बाथटब में डूब जाए? शायद तभी संभव है जब उसे कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। मौत के कारणों को लेकर कुछ और कहा गया, लेकिन बाद में कुछ और खुलासा हुआ। भारत में श्रीदेवी की मौत की खबर देते हुए श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई है। तो आखिर ये हार्ट अटैक वाली बात कहाँ से आई? श्रीदेवी के करीबियों ने दावा किया कि श्रीदेवी जरूर शराब पीती थी, मगर वह इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि वह अपना कंट्रोल खो बैठे, बल्कि वह कम और कभी कभार ही पीती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि शायद उन्हें कोई जबरदस्ती कर शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बना। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दुबई से वापस आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं पर रुक गई थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करने के लिए रुक गई और अपनी बहन से मिलने के लिए रुकी, जबकि होटल रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है कि 22 तारीख को अगले 48 घंटों तक, यानी कि श्रीदेवी की मौत होने तक वहाँ अपने कमरे से एक भी बार बाहर नहीं आई। जब वहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी तो वहाँ खुद को कमरों में क्यों बंद कर लिया था? क्या उस कमरे में श्रीदेवी के अलावा कोई और भी था, या फिर कमरे से बाहर न आने की वजह कोई दूसरा था? उन्हें कमरे से बाहर न आने की वजह क्या हो सकती है, ये भी एक रहस्य बनकर रह गई। ये कुछ अनसुलझे सवाल थे जो श्रीदेवी के नेचुरल डेथ वाले थ्योरी पे सवाल खड़ा करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ आला अधिकारियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत नहीं, उनकी हत्या की गई थी, और ये दावा करने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं थे। एक राज्य के डीजीपी और दूसरे बड़े अधिकारी थे। इन सभी दावों में सबसे बड़ा दावा केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह का था। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मैंने इस केस को अपने तरीके से समझने की कोशिश की और कई विशेषज्ञों से बात की। 1 फीट बाथटब गहरे पानी में कोई तभी डूबकर मर सकता है जब किसी ने उसका पैर पकड़ कर रखा हो। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि शायद उनकी हत्या की गई है। कुल मिलाकर कहे तो जितनी मुंह है उतनी बात है। सच तो यह है कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता, और कमरा नंबर 2201 में 4 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ वो बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता, और दुनिया वही जानती है जो उन्हें बताया गया है। अब बोनी कपूर ने कितना सच बताया है उनके अलावा तो ऊपर वाले ही जानते हैं।
गाइज, आपको क्या लगता है श्रीदेवी की मौत एक हत्या है या फिर वैसा हुआ होगा जैसा दुबई पुलिस बताते हैं, ज्यादा शराब पीने और पानी में डूबने की वजह से हुई थी? गाइज, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यस, सो हेलो एवरीवन, राहुल है। अरे आज मैं दुनिया का सबसे यंगेस्ट किलर अमरजीत साडा की केस स्टोरी को लेकर आया हूँ। अगर किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है तो उनके परिवार में जो दरारें होते हैं वो खत्म हो जाती है। परिवार के हर एक जन काफी ज्यादा खुश होते हैं, उनका बच्चा उनके लिए आंखों का तारा होता है। मगर क्या हो जब कोई उनके छोटे बच्चे का कत्ल कर दे, तो आपको क्या लगता है उस मुजरिम को सजा मिलेगी या फिर उस मुजरिम को बिना किसी सजा दिए बगैर उसे छोड़ दिया जाएगा? आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे मुजरिम की कहानी को लेकर आया हूँ जो 3 खून करने के बाद भी आज समाज में खुला घूम रहा है। वो एक ऐसा मुजरिम है जिसके बारे में पुलिस को सारी चीजें मालूम थी मगर वो फिर भी जेल कभी नहीं गया। बिहार बेगूसराय मुसहरी गांव में 2006 के वक्त वहां काफी गरीबी थी। लोग यहां पे ज्यादातर मजदूरी कर खेती बाड़ी कर पैसे कमाते थे। यहां पर लोग एक एक दिन के लिए बहुत ही मेहनत से पैसे जुटाते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को यापन करते थे। यहाँ के लोग जैसे तैसे कर बिहार में अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब लग्जरियस लाइफ जैसे कि कार, बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल, फ्रिज, ये सारी चीजें इनकी लाइफ में नहीं थी। इनके लिए तो बस यही था कि कैसे तैसे कर सिर्फ 2 टाइम का खाना खा ले हम। उस समय यहाँ पे गरीबी तो थी मगर यहाँ के लोग काफी अच्छे थे। ये लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। गांव का हर एक आदमी एक दूसरे का मदद भी किया करते थे। हर किसी को मालूम होता था कि वो कहाँ पे रहता है, मेरा दोस्त कहाँ रहता है, वो गांव का वो आदमी इस समय कहाँ रह रहा है। अभी मैंने आपको 2 बातें बताई ना, पहला लग्जरियस लाइफ के बारे में जो इनको नसीब नहीं होती थी, और दूसरी बात ये कि गाँव के सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। अब इन गाँव के सभी परिवारों में से एक परिवार था साडा। इस परिवार के सभी सदस्य एक साथ ही रहते थे, चाचा, मामा, मामी, मौसी, और इन सभी लोगों का घर एक दूसरे के आसपास ही थे। जैसे कि लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, ठीक वैसे ही थे इनका परिवार, मगर इनका घर अलग अलग थे, यानी कि एक दूसरे के पास ही। अब इस परिवार के जो बच्चे थे वो सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरह से जानते थे। कजन्स होने के बाद भी वो सभी एक दूसरे के साथ खेलते, बाहर घूमने जाते या फिर कुछ समय टाइम पास करने के लिए ये सभी अपने कजन्स को ही बुलाते थे। सब एक दोस्त की तरह ही रहते थे साथ में, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तुम्हारे भाई बहन ही अच्छे दोस्त हो। यहाँ गरीबी होने के बावजूद भी ये सभी लोग साथ में ही रहते थे। यहाँ का माहौल खुशी का तो था ही मगर ये ज्यादा समय का नहीं था। अब अचानक से साडा परिवार की 6 साल की एक बच्ची गायब हो जाती है। इस बच्ची को हमेशा आस पड़ोस के लोग खेलता हुआ देखते थे। जब ये बच्ची गायब हुई तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को थोड़ा अजीब लगा। साडा परिवार के लोग गांव के हर एक मेंबर से पूछे अपनी बच्ची के बारे में, क्या आपने हमारी बच्ची को देखा है, क्या वो आपके घर के आसपास खेल रही थी? अब ये सब कुछ देखकर साडा परिवार के जो बच्चे थे वो डर रहे थे कि हमारी कजन्स बहन अचानक से कहाँ चली गई, वो कैसे गायब हो गई। इससे बच्चे डरने लगे थे और घर में ही रोने लगे थे। साडा परिवार के जो बाकी फैमिली मेंबर थे, चाचा चाची, मौसा मौसी, उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्हें कहा कि अब से तुम सब घर के अंदर ही रहना, बाहर खेलने मत जाना। अब इस गांव में सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे। जब साडा परिवार की 6 साल की बच्ची गायब हुई तो सारे गांव वाले आ गए साडा परिवार की मदद के लिए। अब इस साडा परिवार की बच्ची को ढूंढना साडा परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि गाँव के आस पड़ोस के लोगों को रहने वाले हर किसी की अब जिम्मेदारी बन गई थी कि आखिर वो बच्ची कहाँ गई। बच्ची गायब होने की पहली रात गाँव वाले अलग अलग झुंड बनाकर उस बच्ची को ढूंढने में लग गए, मगर अगले ही दिन हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। जो साडा परिवार के घर का मुखिया था वो गांव वालों से कहा कि आप लोग अब हमारी बच्ची को ढूंढना बंद कीजिए, हम लोग अपनी बच्ची को अपने आप ही ढूंढ लेंगे। एक दिन बीता, रात हुई। अगले दिन साडा परिवार के मुखिया ने ये बातें गांव वालों के सामने रखी, जो कि ये थोड़ा अजीब था। ये लोग ना ही पुलिस के पास जा रहे थे अपनी बच्ची का मिसिंग कंप्लेन लिखवाने, और ना ही वो गाँव वालों को अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए बोल रहे थे। वो बड़ी बच्ची नहीं, 6 साल की बच्ची थी, और गाँव वालों को कहा कि आप लोग मेरी बच्ची को मत ढूंढिए, हम अपनी बच्ची को खुद ही ढूंढ लेंगे। इस पे गाँव के किसी भी जन ने साडा परिवार को कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि घर की शायद बच्चियां डर रहे होंगे, इसलिए कहा कि झुंड बनाकर आप मेरी बच्ची को मत ढूंढिए। घर के बच्चे तो डर ही रहे थे, घर की औरतें भी डर रही थी, तो शायद इसी वजह से साडा परिवार के मुखिया ने ये डिसीजन लिया होगा। गाँव वाले ने साडा परिवार की दुख दर्द को समझा
और उनसे इस पे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और उनके हाल पे उन्हें वैसा ही छोड़ दिया। गांव वाले तो इनकी मदद करना चाहते थे मगर गांव वाले इनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। अब एक तरफ गांव वाले साडा परिवार इस इंतजार में थे कि कब हमारी बच्ची वापस घर आएगी। गांव में डिप्रेशन का माहौल था क्योंकि अब गांव वाले साडा परिवार से पूछ भी नहीं सकते थे कि आपकी बेटी के बारे में मालूम पड़ा, लास्ट टाइम अपने बेटी को आपने कहाँ देखा था। अब इस दुख भरे माहौल में साडा परिवार के बीच एक खुशखबरी आई। उनके परिवार में एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। अब इस बच्ची के जन्म से इन्हें लगा कि हमारी एक बच्ची गई, भगवान ने हमारे दरवाजे पे दूसरी बेटी भेज दी। अब साडा परिवार जो कि काफी ज्यादा दुखी था वो सब अब खुशियां मनाने लगे थे। इनके जो पड़ोस में जो लोग थे वो लोग भी इनकी बच्ची के लिए छोटे छोटे कपड़े गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए और इस घर की बहू को दे दिए। अब एक तरह से देखा जाए तो साडा परिवार वापस से नॉर्मल हो गया था मगर अब इस छोटी बच्ची के जन्म के ठीक 3 महीने के बाद ही ये छोटी बच्ची गायब हो गई। अब इससे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब एक ही फैमिली से 2 बच्चे गायब हो गए, ये कहाँ गए, क्या कनेक्शन है, कुछ भी मालूम नहीं। और फिर एक और बार साडा परिवार के मुखिया ने अपने फैमिली मेंबर को बोला कि इस बच्ची की गायब होने की खबर बाहर गांव वालों को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जब घर का बच्चा गायब होगा तो पड़ोस आस पड़ोस के लोग ये तो नोटिस करेंगे ही। तो गाँव वाले देखने लगे कि इनके घर से रोने की आवाज नहीं आ रही है और न ही साडा फैमिली ज्यादातर अपने घर से बाहर निकलते थे। अब गांव वाले के बीच ये बातें तो फैल रही थी मगर किसी ने भी साडा फैमिली को कुछ नहीं कहा और न ही उनसे कुछ पूछा। गांव वालों ने रिस्पेक्ट की वजह से उनसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन साडा फैमिली कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में उन दोनों बच्चियों का मेंशन नहीं कराया। साडा परिवार के लिए तो ऐसा था कि 2 बच्चियां हमारे परिवार में कभी थे ही नहीं। अब 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, धीरे धीरे कर सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। गांव वाले धीरे धीरे कर ये बातें भूल रहे थे कि कभी इस घर से 2 बच्चियां गायब हुई थी। साडा फैमिली भी धीरे धीरे कर अपने काम पे जाने लगे थे मगर एक दिन अचानक इस गांव से एक और बच्ची गायब हो गई मगर इस बार ये बच्ची साडा फैमिली के परिवार से नहीं थी। इस गांव में 3 साल की बच्ची थी जिसका असली नाम तो नहीं मालूम मगर न्यूज आर्टिकल के मुताबिक उस बच्ची का नाम था खुशी। तो खुशी उसी साल से स्कूल जाना शुरू की। खुशी के घर में उसकी माँ काम वगैरह करती थी। वहाँ खुशी को स्कूल तक छोड़ने जाती और वहाँ से वो काम पे जाती। काम से लौटते समय वो खुशी के स्कूल जाती, वहाँ से खुशी को अपने साथ लेकर वो वापस घर आती। लेकिन उस दिन जब खुशी की माँ देवी जी 2007 को वापस अपने घर आ रही थी तो उन्हें खुशी स्कूल के गेट पे नहीं दिखी। वो परेशान होने लगी थी। उनके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि साडा परिवार की तरह मेरी भी बेटी गायब तो नहीं हो गई। अब गांव वाले सभी साथ मिलकर देवी जी की बेटी खुशी को ढूंढने में लग गए। अब ये धीरे धीरे कर बातें फैल रही थी तो गांव के बाहर से भी लोग आकर इनका सपोर्ट कर रहे थे। अब सभी लोग मिलकर खुशी को ढूंढ रहे थे। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी खुशी का कोई आता पता नहीं चला। लास्ट में जब देवी जी को अपनी बेटी के बारे में कोई क्लू, कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने के बारे में सोची और पुलिस स्टेशन जाकर वहां अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। अब जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ी कि एक 3 साल की बच्ची गायब हुई है तो पुलिस तुरंत उस गांव यानी कि देवी जी के घर पहुंची। अब पुलिस यहां आते ही बिना समय गंवाए उस बच्ची को ढूंढने में लग गए। अब यहां पे बेगूसराय पुलिस को पहली बार मालूम पड़ा कि इस गांव से गायब हुई बच्ची ये पहली नहीं है। इस गांव में पहले से ही ऑलरेडी 2 बच्चियां गायब हो चुकी है। अब पुलिस को लगा कि 2 बच्चियों को गायब होने और इस खुशी के गायब होने के बीच कोई कनेक्शन होगा तो पुलिस सीधा पहुंची साडा परिवार के घर। साडा परिवार अचानक से पुलिस को देखकर थोड़ा तो घबराए मगर पुलिस उन्हें डांटते हुए उनसे पूछा कि तुम्हारे घर से 2 बच्ची बैक टू बैक गायब हो गई, तुमने इस बारे में पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन की? तो साडा परिवार का मुखिया कहा कि साहब हम नहीं चाहते थे कि समाज में हमारे परिवार का नाम खराब हो। इसके बाद पुलिस वालों ने इनसे पूछा क्या खुशी के गायब होने के बारे में आपको कुछ मालूम है? तो पहले साडा का परिवार चुप रहा लेकिन अचानक उन्हें दूसरे घर से आवाज आई। अब ये एक जॉइंट फैमिली थी तो सभी के घर पास में ही थे। तो पास के ही घर से पुलिस को एक आवाज सुनाई पड़ी कि इस पूरे गांव में आपको खुशी को ढूंढने में अगर कोई मदद कर सकता है तो ये परिवार है। और एक औरत ने उस पास वाले घर से एक बच्चे को आगे किया। इस बच्चे का नाम था अमरजीत साडा। तो एक माँ ने अपने बच्चे को आगे किया। अब जैसे ही ये बच्चा यानी कि अमरजीत साडा पुलिस वालों को सामने आया तो ये चुपचाप सीधा खड़ा था और ये अपनी निगाहें पुलिस वालों से नजरें मिलाकर खड़ा था। इस बच्चे के अंदर डर वगैरह ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। पुलिस ने इससे सवाल किया क्या तुम खुशी को जानते हो? इधर आस पास तुम खेलते हो? वो बच्चा इन्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, बस वो पुलिस वालों को घूरे जा रहा था।
पुलिस वाले जब भी खुशी का नाम ले रहे थे तो ये बस हंसा जा रहा था। अब पुलिस को लगा कि ये बच्चा हमारा टाइम पास कर रहा है, हमें तो यहाँ से निकलना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। अब पुलिस यहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी अचानक अमरजीत ने पुलिस वालों को रोका। कहा कि अगर आप मुझे बिस्कुट का एक पैकेट देंगे तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि खुशी कहाँ पे है। एक छोटा बच्चा पहले पुलिस को देखकर क्रीपली हंस रहा था। पहले तो उस बच्चे ने कुछ बोला और कहा कि मैं खुशी का पूरा पता बताऊंगा कि वो लड़की कहाँ पे है। अब पुलिस वाले जल्दी से अमरजीत के लिए एक बिस्कुट का पैकेट लेकर आए। अब इस बिस्कुट के पैकेट को खाने के बाद उस 8 साल के बच्चे ने पुलिस को कहा कि आप बस मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कि खुशी कहाँ पे है। अब पुलिस चुपचाप अमरजीत को फॉलो कर रहे थे। अमरजीत पुलिस को एक जगह पे लेकर गया जो सुनसान था। वहाँ पे काफी सारी झाड़ियाँ थी, गाछ वृक्ष थे और अमरजीत ने झाड़ियों की तरफ अपनी उंगली बताई। अब यहाँ जो घास था उसे देखने के बाद साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि किसी ने तोड़कर यहाँ पे लगाई है, किसी चीज को छुपाने के लिए। अब जैसे ही पुलिस वालों ने उस घास को हटाया तो उनके सामने थी खुशी की डेथ बॉडी, जो कि बुरी तरह खून से लथपथ थी। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। खुशी सिर्फ एक दिन में मर गई थी और आखिर इस 8 साल के बच्चे को कैसे मालूम पड़ा कि ये बच्ची यहाँ पे है। इस समय भी अमरजीत खुशी की डेथ बॉडी को देखकर हंस रहा था। अब पुलिस वाले अमरजीत को थाने ले जाकर पूछताछ करने की सोची तो अमरजीत को थाने ले गए और वहाँ पे पुलिस वाले इससे पूछताछ की। अब पुलिस वाले इसे लाख डराए धमकाए मगर वो कुछ नहीं बोला, वो बस हंसे जा रहा था। जब अमरजीत कुछ नहीं बोल रहा था तो लास्ट में पुलिस वाले उसे कहे कि प्लीज तुम मुझे खुशी के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो बता दो। अब अमरजीत पुलिस वालों को फिर से कहा कि अगर आप मुझे बिस्कुट का एक पैकेट दोगे तो मैं आपको खुशी के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वो सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब पुलिस जल्दी से बिस्कुट का पैकेट लेकर आए। बिस्कुट को खाते हुए अमरजीत बिना किसी डर के वहाँ पुलिस को बताया कि मैंने ही खुशी को सुलाया है, यानी कि मैंने ही खुशी को मारा है। उस दिन अमरजीत खुशी के स्कूल के आसपास घूम रहा था। वहाँ जब खुशी को देखा और उसे पहचाना तो खुशी को लेकर इस जगह पे चला आया। ये क्लियर नहीं है कि खुशी और अमरजीत के बीच कोई रिलेशन था या फिर ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन वो खुशी को यहाँ पर लेकर आया। यहाँ आने के बाद उसने खुशी का गला बहुत ही जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया कि खुशी को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, जिससे वो बेहोश हो गई। लेकिन इसे अमरजीत संतुष्ट नहीं हुआ और वो पास ही में पड़े ईंट को लेकर खुशी को मारना शुरू किया। अब खुशी ईंट की चोट की वजह से चिल्लाना शुरू की तो अमरजीत खुशी को और भी जोर से मारना शुरू कर दिया। पुलिस को यकीन विश्वास भरोसा नहीं हो रहा था कि एक 8 साल के बच्चे ने इतना बड़ा क्राइम किया और उसने खुद हम लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल किया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद पुलिस वालों को दिमाग में ये क्वेश्चन आया, क्या तुमने ही गायब हुए 2 बच्चियों को मारा है? अब ये जो 2 बच्चियां थी वो साडा परिवार की थी, यानी कि अमरजीत के परिवार के। तो अमरजीत ने कहा कि हाँ, जिस तरह मैंने खुशी को मारा ठीक उसी तरह उन दोनों बच्चियों को मैंने ही मारा। वो 2 बच्चियों को नहीं बल्कि अमरजीत अपनी खुद की अपनी बहन को ठीक खुशी की तरह मारा। इस बात के अमरजीत के चेहरे पे न ही किसी चीज का दुख था और न ही डर। वहाँ बस बिस्कुट खा रहा था और मजे से पुलिस वालों को ये सब कुछ बता रहा था। इसके बाद सीधा साडा परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहाँ पे साडा परिवार ने भी अपना गुनाह कबूल किया। देखो हुआ यूँ था, जिस तरह अमरजीत ने खुशी को मारा था उसी तरह उसने अपने पहली कजन को मारा था, जो कि वो उस समय सिर्फ 6 साल की थी और उस समय अमरजीत 7 साल का था। तो उनका डैड नहीं चाहते थे कि सिर्फ एक खून की वजह से मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने इस बात को अपने घर के अंदर ही दबाना सही समझा। पहली रात के बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये सब कुछ अमरजीत ने ही करा है तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को समझाया, कोई भी इस बारे में गांव वालों से बात नहीं करेगा, नहीं तो हमारा बेटा जेल चला जाएगा। मगर जब दूसरी बार अमरजीत अपनी खुद की बहन को जब मारा तो इससे उनका डैड और भी ज्यादा डर गए और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जिस तरह पहली बार किया था। उन्होंने फिर से अपने सभी परिवार वालों को कहा कि कोई भी इस बारे में घर से बाहर बात नहीं करेगा। अब अमरजीत के खुद के पापा यानी उसके पिता उसे डरने लगे थे, वहीं अमरजीत की माँ उसे नफरत करने लगी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने ये बात अपने परिवार से बाहर नहीं निकलने दी। लेकिन जब खुशी की मौत हुई तो उन्हें लगा बस बहुत हुआ, इसलिए उन्होंने अमरजीत को पुलिस वालों के सामने लाई। अमरजीत की ये किलिंग मिस्ट्री को छुपाने के लिए उसकी फैमिली ने खुद उसकी मदद करी थी, जो कि एक खुद में ही क्राइम है। इसके लिए उसके पूरे परिवार पे कार्रवाई हुई थी। अब बात करें अमरजीत की तो अमरजीत उस समय 8 साल का था, तो उसे एक नॉर्मल जेल में तो नहीं रखा जा सकता था, मगर उसे स्पेशल अरेस्ट किया गया, जहां पर उसे काफी अच्छे साइकेट्रिक्स और ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर से मिलाया गया। अब अमरजीत का पूरा परिवार ही गरीब था, तो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में टीवी ही नहीं देखा था। यानी कि आपके अंदर किसी वायलेंस के बारे में आपने नहीं सुना नहीं देखा, तो वो आपके अंदर कैसे आया? तो इन बच्चियों को मारते समय अमरजीत को मालूम ही नहीं था कि किसी का जान लेना क्या होता है।
या फिर किसी का जान लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन जब उसने बच्ची को पहले गला दबाकर मारा, जब वो नहीं रोई, जब वो पत्थर से उसे मारा, जब वो बच्ची रोई, तो अमरजीत को सेटिस्फेक्शन मिला। कैसे, इसी के बारे में जानने के लिए साइकियाट्रिस्ट और ह्यूमन रिसर्चर को बुलाया गया था, मगर किसी को भी किसी बात का जवाब नहीं मिला। आखिर ये किलर वाली टेंडेंसी अमरजीत के दिमाग में कैसे आई, कहां से आई? 2016 में जब अमरजीत 18 साल का हो गया तो उसे नई पहचान, नई नाम के साथ एक दूसरे शहर में शिफ्ट करा दिया गया, क्योंकि जितना टाइम वो स्पेशल अरेस्ट में बिताया था उसके मुताबिक वो ठीक हो गया था। लेकिन जब वो उसी नाम के साथ वापस अपने घर जाता तो लोग उसे डरते, इसलिए कोर्ट ने ये फैसला लिया उसे नई आइडेंटिटी देने का। इस समय अमरजीत कहाँ है किसी को मालूम नहीं, दिखता कैसा है किसी को मालूम नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो कहीं पे शायद मेरा ये वीडियो भी देख रहा हो। आज तक हम लोगों को अमरजीत के किलिंग के पीछे का रीजन हमें मालूम ही नहीं है। हमें ये भी मालूम नहीं कि उसने ये सीखा कहाँ से और उसके अंदर ये टेंडेंसी आई कहाँ से। और इसी के साथ अमरजीत साडा केस यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। तो आप लोग जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर 1000 का टारगेट पूरा कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।